दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश की जानी मानी आवाज, बेबाक पत्रकारिता करने वाले परवेज अहमद, जिनको कुछ लोग दरी विशेषज्ञ भी प्रेम से कहते हैं। अब उस मामले में बाद में बात करेंगे। दरअसल हम सभी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लोग जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, लोअर इनकम ग्रुप के आते हैं, तो उनमें से ज्यादातर गार्जियन ही सोचते हैं कि काश हमारा बेटा जो है ना वो डीएम बन जाता कल और एसपी बनता। ये सपना हमारी पीढ़ी में हम सबके माँ बाप ने देखा था। मैं अपने परिवार का पहला ऐसा आदमी था जिसने डिसाइड किया कि मुझे गवर्नमेंट सर्विस में नहीं जाना। इसका मुझे बड़ा विरोध का सामना करना पड़ा। मैंने यूपीएससी का फॉर्म तक नहीं भरा। ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं कि इस ताने बाने को, इस सपने को भुनाने के लिए पहले से कई कोचिंग संस्थान चलते थे, लेकिन एक नाम जो बड़ी तेजी से चमका कोरोना काल में, वो था दृष्टि आईएएस। और दृष्टि आईएएस के विकास दिव्य कीर्ति की ऐसी ब्रांडिंग हुई। अच्छा, उस ब्रांडिंग में भी झूठ। तो झूठ का मैं खुलासा कर रहा हूं क्योंकि मेरे घर में कई लोग ऑल इंडिया सर्विसेज क्वालिफाई कर चुके हैं, इसलिए मुझे पता है कि कितनी रैंक पे आपको आईएएस मिलता है, कितनी रैंक पे आईपीएस मिलता है। मेरे बड़े भाई ने खुद 4 बार आईएएस का इंटरव्यू दिया है। मेरे मामा आईएएस क्वालिफाई किए हैं। मेरे कई लोग हैं। मेरा भाई एक भाई आईएएस रहा है। मेरे भाई के ससुर यहाँ के डीजी रहे उत्तर प्रदेश के। ये सब बताना इसलिए जरूरी है कि कुछ लोग सत्ता में बैठकर सोचते हैं कि आलोक पाठक को तबाह कर देंगे। तो उनको बता दूं कि मैं मंगल पांडे के गांव का रहने वाला हूं, वही मंगल पांडे जिसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था 1857। तो क्या हुआ? विकास दिव्य कीर्ति की ब्रांडिंग की गई कि इन्होंने आईएएस क्वालिफाई किया था। जी नहीं, ये आधा सच है। ये आईएएस नहीं, क्लास 1 सर्विसेज भी नहीं क्वालिफाई किया था। क्लास 1 के बाद आईएएस में जो रैंक आती है उससे बची हुई सीटें होती है दिल्ली अंडमान निकोबार सिविल सर्विसेज की, या सेंट्रल सेक्रेट सर्विसेज ग्रुप बी, इंडियन फॉरेन सर्विसेज ग्रुप बी। तो उसमें इनका मान्यवर का सिलेक्शन हुआ था सीएसएस, केंद्रीय सचिवालय सेवा। अगर मैं कहूं कि आईएएस में 800-900 सीटें होती हैं, तो क्लास 1 की सीटें उसको मिलती हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे इंडियन पोस्टल सर्विस हो, चाहे कस्टम एक्साइज हो, या रेलवेज हो। तो जो बची 500-600 सीटें होती क्लास 1 की, 200 सीटों में ये क्लास 2 वाले होते हैं। तो पहला झूठ तो भाई साहब ने ये बोला कि मैं यूपीएससी मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद इन्होंने कोरोना काल में साहब इनके इंटरव्यू खूब चले, बड़ी बड़ी बातें की। ऐसे आते हैं, ऐसे ऐसे दावे करते हैं। क्योंकि मैं मीडिया में मैनेजमेंट का हिस्सा रहा हूं, तो मैंने ऐसे बहुत से बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूटों की सच्चाई को देखा था कि उनके दावे और हकीकत में कितना अंतर होता है। तो ये भाई साहब विकास दिव्य कीर्ति, जिनकी ब्रांडिंग एक झुल्लन टाप, नाम नहीं लूंगा मैं, एक झुल्लन टाइप के यूट्यूबियो चैनल से हुई, जबरदस्त ब्रांडिंग हुई। तो विकास दिव्य कीर्ति बात करते हैं, तमाम आते हैं, तमाम टेड टॉक्स देते हैं और बताते हैं कि एथिक्स की बातें करते हैं। जानते हैं इनके ऊपर क्या जुर्माना लगाया है भारतीय उपभोक्ता प्राधिकरण ने? इन्होंने अपने विज्ञापन में गलत दावे किए, और पहली बार इनका गलत दावे जुर्माना नहीं लगा, इसके पहले भी लग चुका है। और इस बार का जुर्माना इन्होंने ये बताया कि 2023 में टोटल 1146 सिलेक्शन हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, 1146 सिलेक्शन सप्लीमेंट्री लिस्ट के बाद, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इनका यह दावा था कि 1146 में 216 स्टूडेंट्स इनके क्वालिफाई किए हैं। अब सोचिए, और इनके बड़े बड़े विज्ञापन लगते हैं। आप लखनऊ में जाइए, लखनऊ के रहने वालों से कहूंगा, लखनऊ में बर्लिंगटन चौराहे से विधानसभा की तरफ बढ़िए,
बाएं साइड पे बहुत बड़ा मॉल आपको दिखेगा, दृष्टि आईएएस का पूरा मॉल टाइप का कोचिंग है। तो इन्होंने विज्ञापन दिया कि 216 इनके छात्रों का सिलेक्शन हुआ आईएएस में। अब सोचिए, जो गाजीपुर में, जो बलिया में, ये कोडरमा में, या फिर बंगाल में हल्दिया में बैठा हुआ छात्र है, और उसका बाप सोचेगा अगर यार ये तो 25% सीट तो इसके दृष्टि आईएएस के आईएएस क्वालिफाई करते, इसी में हमारे बच्चे का एडमिशन करा दो। और इन संस्थानों की फीस आप जानते हैं कितनी है? 80,000 से 2 लाख। और कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं आपको कुछ आइडिया होगा? 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इनके तमाम कोर्सेस लेते हैं। अब आप टर्नओवर गिनिए। और पता चलता है कि जब उनके दावे की जांच की गई तो 216 में मात्र 56 इनके फुल टाइम स्टूडेंट थे। मतलब वो स्टूडेंट जिन्होंने इनके एडमिशन लिया, जिनको इन्होंने फीस दिया, 156 वो विद्यार्थी थे जिन्होंने अपने बलबूते रिटर्न इंटरव्यू क्वालिफाई किया और उन्होंने इनकी फ्री इंटरव्यू क्लासेस अटेंड कर दी। उसका भी नाम इन्होंने जोड़ दिया, भ्रामक विज्ञापन छाप दिया, किसी ने कंप्लेन की तो प्राधिकरण ने इनको 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। खबर ये नहीं है, खबर ये कि इसके पहले भी इन पर 3 लाख का जुर्माना लगा था इसी तरह के फॉल्स क्लेम की। परवेज जी, आप और हमारी पृष्ठभूमि एक ही तरह की है। आप बादा के हैं। बादा के जंगलों में भी जो लड़का पढ़ता लिखता है, उसके माँ बाप सोचते हैं कि बेटवा अगर आईएएस बन जाता, पुलिस कप्तान बन जाता, तो पूरे खानदान की लाइफस्टाइल बदल जाती। तो ये जो एथिक्स की बात करने वाले विकास दिव्यकीर्ति हैं, ये झूठे दावे करके ये जो छात्रों को फंसा रहे हैं विज्ञापन में, इस पर आपकी क्या राय? देखिए आलोक जी, ये एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत विस्तार से और लगातार चर्चा होना चाहिए। जब हम लोग गांव के स्कूलों से निकलकर और विश्वविद्यालय पहुंचे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे, तो तमाम हमारे सीनियर्स और जो कुछ लोग शिक्षा के क्षेत्र में आ गए थे, वो सब अक्सर कहते थे कि जब तक आदमी 22 साल का 24 साल का रहता है तो वो क्रांतिकारी होता है, कम्युनिस्ट ही होता है। और उसके विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के साथ ही पहला सपना वो आईएएस होना बताता है। जब उससे बात किया जाए कि भाई क्या तैयारी कर रहे हो, तो ये कभी भी नहीं कहता कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, या आईएएस वो कभी नहीं कहता है, वो सिर्फ कहता है कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं भैया। आप सोचिए कि उसका उत्साह उसकी योग्यता के आगे चढ़कर बोलता है। और जो सपने हैं, जो वो सपनों, गांव के छोटे शहर से बड़े शहर का सपना लेकर आता है, उम्मीदों का सपना, सुनहरे भविष्य का सपना, जीवन का सपना, खुद के अच्छे नागरिक होने का सपना, बेसिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट उसी सपने को बेचकर उसी से पैसा लेते हैं। जिसके सपने को वो बेचते हैं, पैसा भी उसी से अर्जित करते हैं। ये केवल एक इंस्टीट्यूट का विषय नहीं है, ये अधिकतर सभी इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट यही काम करते हैं कि वो हमारे ख्वाब को बेचकर, यानी जो हम ख्वाब देख रहे हैं, मनोविज्ञान, हमारे मनोविज्ञान को की तख्ती अपने सामने रखकर और हमसे ही हमारे माँ बाप की गाढ़ी कमाई छीनते हैं। आलोक जी, कोचिंगों में ना तो किसी स्टूडेंट की मॉनिटरिंग होती है कि उसने कितनी पढ़ाई की है, किस लेवल की तैयारी है, किस लेवल पर वो बच्चा जाकर तैयार हो रहा है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ कक्षा में पैसे वसूले, मतलब एटीएम मशीन होता है वो छात्र। उसके सपनों का दोहन एटीएम के जरिए किया जाता है। और 70-70 के बैच में, 60-60 के बैच में वो पढ़ाते हैं। कई बार तो जो टीचर उन बच्चों को पढ़ा रहा होता है, एक्चुअल में उसका पूरा नाम तक नहीं जानता है। हाँ, आईएएस की तैयारी तो छोड़िए,
बेसिकली यूपीएससी की तैयारी एक ऐसी तैयारी है जो व्यक्ति के साथ खड़े करके समर्पण के रूप में ले जाती है। जब छात्र तैयारी कर रहा होता है, आप हमेशा देखिए कि मैं आपको दोहरा रहा हूं कि सफलता 3 तरह के लोगों के हाथ में आती है और आई है। जो एक वो जिनका यूपीएससी का बैकग्राउंड होता है, यानी परिवार में कोई चाचा, मामा, बुआ, ताऊ, भैया, भाभी, कोई यूपीएससी क्लियर किया हुआ व्यक्ति होता है। एक उस परिवार के बच्चे निकलते हैं, क्योंकि वो जो यूपीएससी निकाल चुका होता है वो जाने अनजाने उसको वो टिप्स और वो क्रैक्स देता है और वो मॉनिटरिंग लेवल दिखाता है जिससे एग्जाम निकलते हैं। एक दूसरा वो लोग निकालते हैं यूपीएससी जो अपने आप को झोंक देते हैं पूरी तरीके से, उनके पास कोई विकल्प, उनका कोई दूसरा चॉइस ही नहीं होता। वो डू डाई के अंदाज में काम करते हैं कि हम या तो मर जाएंगे या खप जाएंगे और या एग्जाम निकाल लेंगे। एग्जाम की तैयारी के दौरान अगर किसी भी बच्चे में सेकंड थॉट भी आ गया, आप समझ लीजिए कि यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकलेगा। और ये कोचिंग वाले सेकंड थॉट ही भरते रहते हैं। हर 15 दिन में ये बताते हैं कि सॉरी माफ करिएगा, कि अगर आपका यूपीएससी नहीं निकले तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड तैयारी क्या है, थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड प्लान क्या है, इस पर बात कर। तो जो कोचिंग सेंटर हैं और खास करके अभी जो आप दिव्यकीर्ति जी की बात कर रहे हैं, मैं आपको दोहराता हूं कि उनके पढ़ाने की शैली निश्चित रूप से अट्रैक्ट करती है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हम आलोचना को भी समालोचना की तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जो बाजार से छात्रों को कैप्चर करना है, जो उनको अपने साथ लाना है, उसमें तो विज्ञापनों में मिसलीडिंग वो कई बार साबित हो चुके हैं। तो बस आप ये समझ लीजिए कि हमारे सपनों को वो कैनवास पे उतारते हैं और उसके जरिए हमारे माँ बाप की, हमारे परिवार की चीजों की आर्थिक जो है धन, उसको अपने लिए संग्रह करते हैं। कुल मिलाकर कोचिंगों का इतना हाल है। कोचिंगों से पढ़कर कोई भी लड़का सामान्यतः यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकालता है। आप अगर ऐसा हो रहा होता तो पहले इलाहाबाद में कटरा और ये पूरा सिविल लाइंस और ममफोर्डगंज का पूरा इलाका तैयारियों से भरा रहता था लड़कों से। अब चूंकि बोर्ड में इलाहाबाद के लोग ही नहीं हैं और इलाहाबाद के प्रोफेसर ही नहीं हैं, वो सब साउथ और दिल्ली उसके हैं, तो पिछले 15 सालों से ये शिफ्ट होकर मुखर्जी नगर चला गया है। और कोचिंग के बच्चे, आपने कई घटनाएं हो गई, आपने देखा है कि एक एक कमरे में जैसे मतलब हम सामान्यतः कहें कि लाखों रुपए की फीस देने वाला जो बच्चा है वो मुखर्जी नगर में मुर्गी के दरबे जैसी जगहों पे रहता है। मतलब एकदम छोटी सी जगह पे, लेकिन वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए खर्च कर रहा होता है। अभी आपके ट्विटर पर ही देखिए, तो ट्विटर पर ही एक आध दो हैंडल है, मैं उनके ऐसे सार्वजनिक नाम नहीं लेना चाहता हूं। एक मेरे जानने वाले हैं मिस्टर विवेक, वो लगातार अभियान चलाते रहते हैं इस तरह से कैसे गड़बड़ियां हो रही हैं, उनके खिलाफ कई मुकदमे भी कायम हो गए। तो ये बाजार है आलोक जी, और आपने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है कि बाजार में होने वाली मिलावटों का एक खुलासा आप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि युवाओं को यह समझ में आएगा कि कोई कोचिंग, कोई भीड़ का स्थान उन्हें यूपीएससी नहीं निकलवा सकता जब तक कि वो खुद को उस परीक्षा के लिए पूरी तरीके से झोंक नहीं देंगे। उन्हें किसी भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मेरा अपना मानना है, कल को कोई ये कह सकता है कि भैया इतना ज्ञान था तो तुम्हें क्यों नहीं निकाल लिया यूपीएससी, लेकिन जब ज्ञान आया साहब तो 20 साल गुजर गए थे। उससे पहले हम भी आपके साथ तरह ऐसे ही क्रांतिकारी थे और ये नहीं बताते थे कि यूपीएससी निकालना है, हम भी यही कहते थे कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, नहीं कहते थे कि यूपीएससी की तैयारी।
मैंने सवाल इसका, देखिए मैं मीडिया का मैनेजमेंट का हिस्सा रहा हूँ और मुझे मालूम है कि जो कोचिंग इंडस्ट्री से जो विज्ञापन आता था, चूंकि आप भी काफी बड़े अखबारों में रहे हैं, एक जमाने में मैं दर्शकों को बता दूं कि अखबारों में सबसे ज्यादा पैसा कोचिंग इंडस्ट्री से आता था। ये ट्रेंड बदला है, जानते हैं कब? कोरोना काल आया उसके बाद नहीं तो कोचिंग इंडस्ट्री से इतना पैसा अखबारों को आता था। मेडिकल का ले लीजिए, इंजीनियरिंग का ले लीजिए, दो तो बड़ी फेमस हुआ करती थी। आईएएस तो उसके सामने कुछ था ही नहीं, वो तो सिंगल एग्जाम होने लग गया। नहीं, पहले इंजीनियरिंग के कई एग्जाम होते थे, मेडिकल का हर स्टेट का अलग अलग होता था। तो मोदी जी की हम लाख आलोक बुराई जी, करें, लेकिन वो आलोक मेरे जी, सवाल आप। आपने चूंकि बात छेड़ दी है तो मैं आपको ध्यान दिलाऊं कि पहले भी ऐसा होता था कि एक ही बच्चे के जो टॉप 10 वाले बच्चे हाँ होते थे वो कई कई कोचिंगों की तरफ से फोटो में छप जाते थे, उनकी कोचिंगों में उसकी फोटो छपी रहती थी, उसको बुलाकर, उन बच्चों को बुलाकर फैसिलिटेट कर देते थे। तो कई चीजें इस तरह से चलती रहती थी आलोक जी। तो वो बाजार है, ये शिक्षा, शिक्षा से बड़ा बाजार तो कोई है ही नहीं। और उस बाजार को जो लोग हैं कोचिंग के संचालक, उनमें से कई लोग भुना भी रहे हैं। तो ये जो जुर्माना लगा है कोचिंग पर, दृष्टि कोचिंग पर, ये सब उसी का हिस्सा है आलोक जी। और ये देखिए, बड़ी नहीं एक दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है कि जो लोग सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अपने आप को खपा रहे होते हैं, वो लोग भी इस तरह के विज्ञापनों के जाल में फंस जाते हैं। मैं एक आपको इस कोचिंग में कह रहा हूं, ब्रेन मिसमैरिज्म का एक नया दौर चल रहा है जो कोचिंग संचालक चलाते हैं। नहीं सर, एक खुरपेश नाम, उनके जादू मैं में आप उलझते हैं। एक खुरपेश नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने लिखा है एथिक्स पेपर 4 पढ़ाते पढ़ाते खुद ही भूल गए। पहला तो ये है, और दूसरा जो इन्होंने लिखा है वो बड़ा ही मतलब बहुत ही कटु सत्य है। हर साल फर्जी सिलेक्शन लिस्ट वायरल कर के करोड़ों कमा लिए, लेकिन जुर्माना लगा सिर्फ 5 लाख और 3 लाख। सवाल परवेज जी, मैं क्यों विकास दिव्य कीर्ति पे आपसे समय मांगा कि आपको मेरे साथ बैठना है। विकास दिव्य कीर्ति को किस तरह से ग्लोरीफाई किया गया। वो आदमी आज की डेट में यूपीएससी दे रहे हो, खासकर जब से 12th फेल फिल्म आई। 12th फेल फिल्म में भी मनोज कुमार को विकास दिव्य कीर्ति का स्टूडेंट बताया गया था, और वो आदमी युवाओं का आदर्श बन गया था। आप युवाओं के आदर्श बन के आप टेड टॉक्स दे रहे हैं, आप तमाम इंटरव्यूज में जा रहे हैं, आपके पॉडकास्ट आ रहे हैं, आप अपनी मतलब मुझे तो लगता है कि सिर्फ विकास दिव्य कीर्ति की सोशल मीडिया से ही करोड़ों रुपए महीने कमाई होगी। आलोक जी, अब आपने बात दूसरी छेड़ दी है तो मैं थोड़ा सा उसी में रेफरेंस में बता दूं कि ये जो दौर है ना, जो जिसे आप संचार क्रांति कहते हैं, ये नया भस्मासुर है। मतलब गौर से सुनिएगा, ये नया भस्मासुर है। और मुझे तो डर है, मुझे आशंका है कि आने वाले कल में ये इस भस्मासुर को रोकने के लिए भगवान शिव को नया अवतार न लेना पड़े। कल की अवतार शायद इसीलिए ना हो। आप देखिए, जिन्होंने कभी 4 पैराग्राफ खबरें नहीं लिखी हैं, वो पॉडकास्ट पर क्राइम की विशेषज्ञता बता रहे हैं। जिन्होंने पॉलिटिकल खबरें कभी जानी ही नहीं, जिनसे अभी पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की भौगोलिक स्थितियां क्या हैं, वो लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो तमाम चीजें, और ऐसे लोग प्रचार भी करते रहते हैं क्योंकि उनको देखने वाले, उन्हें तो पैसे से मतलब है आलोक जी। जो लोग ऐसा पॉडकास्ट करते हैं उन्हें भी पैसों से मतलब है। तो जिस एक चैनल की आप इशारे में बात कर रहे थे, उन लोगों को भी सिर्फ बेचने से मतलब है। उन्हें ये मतलब नहीं है कि वो क्या एथिक्स। एक जमाने में आपको याद होगा, मुझे तो याद है कि यौन वर्धक दवाओं के कई विज्ञापन आते थे, बिल्कुल आते थे, और अखबारों में खूब छपते थे, बड़े बड़े वो अखबारों भी में छपते थे। हाँ, बहुत बहुत बड़े लेकिन विज्ञापन दाता होते हैं। लेकिन एक आध अखबारों ने नैतिकता के आधार पर उन विज्ञापनों को अपने अखबार में छापने से मना कर दिया था कि हाँ, हम नहीं इस छापते थे। अखबार, इस विज्ञापन को नहीं छापेंगे। ऐसे एक दो
अखबार थे, मैं किसी का मतलब नाम लेना और उसकी कोई जरूरत नहीं है, मना कर दिया था। लेकिन ये जो सोशल मीडिया का पे आउट है ना, इसमें कोई बंधन नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। यहां आपको, अगर आपकी मौत बिक सकती है, माफ करिएगा मैं क्षमा याचना के साथ कह सकता हूं, अगर आपकी मौत बिक सकती है तो हम आपकी मौत को भी बेच लेंगे। ये जो अरे संवेदनहीनता है। नहीं देखिए, तो मुझे एक चीज याद आ गई सर, आपने मौत जी शब्द का इस्तेमाल किया ना, मैं पहले खुद अपना एक उदाहरण आपको दूंगा। 26/11 का कांड हुआ, याद है ना? 26/11 को क्या हुआ था? याद है, छब्बीस याद है, ग्यारह याद है, याद है। और मुंबई में हमला हुआ था। जी जी, तब 2 दिन तक, पत्रकारिता में था और बहुत तो साहब फुल पत्रकारिता उस में। उसमें एक डॉक्टर का फीचर गया था इंडिया टुडे की मैगजीन में, और वो इम्पैक्ट फीचर दर्शक ये समझिए कि ये उनके पैसे डॉक्टर देता है, लिखते हम लोग हैं। दर्शकों को समझाना जरूरी है कि इम्पैक्ट फीचर ये पेड होता है, मतलब इसको पेड आर्टिकल आप कह सकते हैं। वो मैंने बनवा के उनका छपवाया। जानते हैं उनका क्या फोन आया उस इशू के बाद? कि आलोक जी, जब भी इस तरह की घटना हुआ करे, हमारा पेड फीचर आप बिना पूछे लगा दिया कीजिए। कैसे कि हमको नेपाल तक से कस्टमर मिल गए। बात समझ रहे हैं? मौत कैसे बिकती है, आप समझ लीजिए। मैंने तो आपको कहा कि अगर मेरी मौत बिक सकती है तो लोग इसे भी बेचेंगे। तो आलोक जी, कोचिंग सपने बेच रही है, और मैक्सिमम कोचिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां बिल्कुल पढ़ाइयां नहीं होती या नहीं चीजें होती हैं, लेकिन सपने बेचते तो हैं, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इनका बहुत बड़ा, एक तरह से आप ये कहिए कि बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर खराब शब्दों में कहेंगे तो यूं कहिए कि बहुत बड़ा सिंडिकेट है। और जो नौजवानों के सपने बेच रहा है, जो लड़के यूपीएससी का सपना देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मेरी उनसे विनम्र निवेदन है कि उन्हें अपना यूपीएससी का सिलेबस रट लेना चाहिए, उन्हें अपने विषय का सिलेबस रट लेना चाहिए, और खुद को सिर्फ और सिर्फ रेस के घोड़े की तरह चारों तरफ की आंख बंद करके सीधे दौड़ना चाहिए। सफलता उनके कदम चूम लेगी, भटके नहीं, भटकाव का शिकार नहीं। आलोक जी। परवेज भाई, लेकिन सवाल दूसरा उठता है कि ओला कंपनी स्कूटर बनाती है, ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर पे खराबी आ जाती है, ट्विटर पे कैंपेन चले जाती है, ओला के मालिक को आके माफी मांगनी पड़ती है। हम और आप, मैं पूर्वांचल से हूं, आप बुंदेलखंड से, हम और आपने अपनी आंख के सामने देखा है कि लोगों ने अपने खेत बेचकर अपने बच्चों को पढ़ने भेजा है। इन बिल्कुल, कोचिंगों में इसमें कोई संदेह नहीं, एडमिशन कराया है, इसमें संदेह नहीं। इन कोचिंगों में एडमिशन कराया है, और वो बेचारे, बताइए, जो बच्चा खेत बेच के, जिसका बाप, जिसकी माँ अपने गहने गिरवी रख के कोचिंग भेज रही है, वहां इतना बड़ा झूठा क्लेम करके आप एडमिशन ले रहे हैं। साहब, इस अपराध की सजा सिर्फ 5 लाख है। और सर, ये तो डालिएगा। अदालतों को और उपभोक्ता फोरम को ये सोचना है कि उन्हें क्या करना है। हम लोग न्यायिक व्यवस्था पर क्या ही सवाल उठाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि जो लोग, जो बच्चे यूपीएससी, एक और आलोक जी बोल देता हूं, आप ये समझिए कि आपको किसी विषय के जब आप नोट्स ढूंढते हैं, आलोक जी मैं बता रहा था कि जब आप नोट्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक ही तरह के नोट्स चार चार कोचिंगों से मिलते हैं। आप चार कोचिंगों के नोट्स को मिला लीजिए, आपको मिलेगा कि एक ही तरह के नोट्स बनाए गए। तो ये, आलोक जी, आप समझ ही रहे हैं कि क्या है और क्या स्थिति है।
बच्चों को शुभकामनाएं, जो तैयारी कर रहे हैं धोखाधड़ी से बचें और खुद की तैयारी करें, खुद का मेहनत करें। और यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम कराती है जो सारे क्लियर डाउट्स को बहुत क्लियर किए हुए होती है। तो छात्रों को, अपनी अभ्यर्थियों को अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, बाकी भाग पर भी कुछ छोड़ देना चाहिए। आलोक जी। नहीं सब सर, देखिए परवेज भाई, देखिए हम सब एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं। एक तो जनसंख्या का विस्फोट हो चुका है। कहाँ हम लोग जब छोटे थे तब भारत 60-70 करोड़ का देश था, अब 140 करोड़ पार कर चुका है। संसाधन कम है इस देश में। आप लाख कहते रहिए, लेकिन हर आदमी की आमदनी कम होती जा रही है, सरकारी दावे चाहे जो भी कर दे। आज ही एक 2 दिन पहले एक आंकड़ा आया था कि 1450 लोगों के पास इस देश की 50% जीडीपी है। मतलब 50% से ज्यादा संपत्तियां या कहते हैं हैसियत, वो 1450 लोगों के आसपास है। और ये सोशल मीडिया के जरिए, सर सोशल मीडिया के जरिए हुआ क्या सर, सुनिए इसका खामियाजा क्या हुआ। जो आदमी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अंग्रेजी में लिख सकता है, वो भी इनका कोर्स खरीद लेता है। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो जाने। मैं आपको सिर्फ अभी जो आपने जीडीपी और बाकी बातें की उस पर एक शेर सुनाकर, आपको दुष्यंत कुमार का एक शेर सुनाकर बात खत्म करना चाहता हूं कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये मत किसी की कहो व्यक्तिगत आकाश आलोचना। में कोहरा घना है, यह सरकार की व्यक्तिगत आलोचना है। दुष्यंत जी मुझे माफ करेंगे, स्वर्ग में मैंने उसमें एक लाइन जोड़ दिया कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह सरकार की व्यक्तिगत आलोचना है। यहां तक आते आते सूख जाएंगी न्याय की नदियां, यहां तक आते आते सूख जाएंगी न्याय की नदियां, वहां सारा मौसम हरा भरा है। तो माफ करिएगा, मैंने 2 लोगों की शेर को उसमें मिक्स करके आपको सुना दिया है हालात हाजरा पर। आलोक जी, तो बच्चों नहीं, को मैं 2 मिनट सावधान रुक रहना है, जाइए, क्योंकि विज्ञापनों में नहीं फंसना है। नहीं सुनिए, 2 मिनट मैं चाहूंगा कि आप मुझे समय और दे दीजिए। अभी पूर्व डीजीपी ठीक। सुलखान सिंह 2 मिनट के लिए जुड़ रहे हैं। तो चूंकि वो बार बार यही कहते थे, उन्होंने, इनकी एक लाइन मुझे भूलती नहीं है। जब सरकार ने प्राइमरी स्कूल बंद करने का निर्णय लिया, वो आपके बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा आलोक जी, तब मेरे जैसे गरीब घर का बच्चा की जिंदगी के बदल नहीं सकती है। हम तो प्राइमरी स्कूल से पढ़े हुए, फिर जूनियर स्कूल में पढ़े, फिर सरकारी इंटर कॉलेज में पढ़े, और हम आईपीएस बने। तो गरीब के बच्चों को अब आईएएस आईपीएस इंजीनियर बनने का ख्वाब देखना बंद कर देना चाहिए। देखिए सुलखान सिंह साहब जो कुछ कहते हैं बड़े तजुर्बे के साथ कहते हैं। हमारा उनसे, जब मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था इधर, तो बहुत लंबे समय से उनसे मेरा आमना सामना नहीं हुआ है। लेकिन जब मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था तो मेरी उनसे बहुत नियमित बातचीत होती थी। और मैं तो हैरान हूं, मैं ये जानने के लिए लंबे समय से बेचैन हूं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुलखान सिंह जैसे अफसर को, जो अब रिटायर्ड हैं, डीजीपी को अपनी कोर कमेटी से बाहर कैसे किया। कौन लोग वो हैं जिन्होंने, क्योंकि वो एक जमाने में बहुत करीब थे मुख्यमंत्री के, अचानक कैसे बाहर किया। मैं तो इस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए हैरान हूं, कर नहीं पा रहा हूं आलोक जी। बहुत कोशिश की मैंने कि मैं समझूं कि सुलखान सिंह कैसे योगी जी की कोर कमेटी से बाहर हुए। नहीं सर, सवाल ये उठता है ना कि फिर आप देखिए कि मैं आज बता दूं एक सच, क्योंकि अब मैं 57 साल का हो जाऊंगा। मैं अच्छी खासी नौकरी करता था, साल का 20-22 लाख रुपया कमा लेता था, तनख्वाह और इंसेंटिव मिला के इंडिया रोडे से। मुझे जब नौकरी से हटाया गया है कोरोना काल के बाद, तो कई जगह से लोगों ने बोला कि आप ज्वाइन कर लीजिए, मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मीडिया में बैठकर हम सच नहीं दिखा पाते हैं। हम तो कोशिश ये करते थे कि जो सच जा रहा है उसको रुकवा दो, नहीं तो संस्थान को इतने रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो अपने से बड़ी
घृणा होती थी। और 63 महीने से जो रास्ता चुना है, 20 दिन बाद 57 साल का हो जाऊंगा, उसमें बहुत बहुत कुछ झेला है।